नमस्कार। जयपुर जेवर और जलसा के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। किसी खूबसूरत चेहरे की रौनक को 100% बढ़ाना हो तो जेवरात से बेहतर इलाज कोई नहीं। चाहे कोई जमाना हो या कोई भी उम्र, जेवर है सदा के लिए। 20 दिसंबर से राजधानी में 11वां जयपुर ज्वेलरी शो शुरू हो रहा है, जो 23 दिसंबर तक चलेगा। इस शो में 450 से ज्यादा जौहरी हिस्सा ले रहे हैं, जो हीरे की परख करना जानते हैं। पॉलिश डायमंड के कारोबार का 60% हिस्सा भारत में होता है और हर 12वें पॉलिश डायमंड में से 11 को हमारे मुल्क में तराशा जाता है। जैमन ज्वेलरी का कारोबार अगले 5 साल में बढ़कर 2 गुना हो जाएगा। 2,51,000 करोड़ का ये कारोबार 5,30,000 करोड़ का हो सकता है। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान हैं विजय चौरड़िया साहब, राजीव जैन साहब, और दोनों ही लोग मेंबर हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के और डिजाइनर हैं हमारे साथ सोनल जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, ये जो बिजनेस है इसे किस तरह से आप डिफाइन करते हैं? मैं तो इसे इजहार इश्क मानता हूँ। इश्क नहीं हो तो ज्वेलरी का क्या करना? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये खूबसूरती को निखारने वाला एक कमोडिटी है और कई बार जब रिसेशन आता है और बाजार ऊपर नीचे होता है तो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक नारी है तब तक हम लोग व्यापार में रहेंगे जी। तो क्योंकि ये खूबसूरती को बढ़ावा देता है और इसके अलग अलग रूप है। जवाहरात के ज्वेलरी के अलग अलग रूप है। कभी ये स्त्रीधन के रूप में है या कभी दहेज में काम में आता है और खूबसूरती को तो बढ़ाता ही है। तो अलग अलग रूप है, लेकिन हम क्योंकि इसके व्यापार में हैं तो हम तो हमारी व्यापारिक दृष्टि से इसको देखते हैं और बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा ये व्यापार है, ऐसा मेरा मानना है। आप कैसे सोचते हैं कि जो बीवी से करे प्यार वो जेवर से कैसे करे इनकार? एक पुरानी, मेरे ख्याल से बहुत पुरानी कहावत भी यही है कि उसमें अपने कई शास्त्रों में और इसमें 16 श्रृंगार तो उनमें भी ये आता था। तो ये तो इटर्नल, ये शायद हमेशा से इजहार इश्क भी है, लुभाने का तरीका भी है और दोनों के लिए है, एज अ गिफ्ट और एज की लुभाने के लिए। और व्यापार तो इतना खूबसूरत बिजनेस तो शायद ही कोई और हो डेफिनेटली कि जिसमें इश्क भी शामिल हो और बिजनेस भी शामिल हो। नहीं, वो भी है और साथ में ये भी है कि इसमें ये हर तरह से एज ए इन्वेस्टमेंट भी है, सिक्योरिटी भी है, खूबसूरती भी है और खासकर मनाना हो तो सबसे अच्छा गिफ्ट ज्वेलरी होता है। अगर आपको मनाना हो किसी रूठे को मनाना हो तो ज्वेलरी से। सोनल जी, खूबसूरती और ज्वेलरी दोनों ही बहुत खूबसूरत चीजें हैं, उसको और खूबसूरत बनाने का काम आप देख रहे हैं, तो क्या खासियत आप देखते हैं? मैं डिजाइन की डिटेल पे ध्यान देती हूँ क्योंकि डिजाइन आर्ट भी है और क्राफ्ट भी है। केवल चीज को सुंदर पेपर में बनाना और उसको साथ में उसके साथ में उसको अच्छी तरह से उसको गढ़ाना, वो दोनों का काम डिजाइन करता है। और सबसे ज्यादा डिजाइन एक कह सकते हैं कि ज्वेलरी की सोल है। और आपने खूबसूरती की बात करी तो ये भी मैं बहुत टाइम से सुनती आ रही हूँ, या ये क्वेश्चन है जो सदियों से चला आ रहा है कि एक सुंदर जेवर एक स्त्री को सुंदर दिखा रहा है या स्त्री उस जेवर को सुंदर दिखा रही है। पर ये सवाल है जिसका जवाब कोई भी नहीं दे सका। आई थिंक दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। दोनों एक दूसरे के लिए बने गए हैं और एक वुमन की डिजायर है, पैशन है। जो हम लोग ज्वेलरी शो कर रहे हैं उसको किस तरह से आपने डिजाइन किया है? क्योंकि ज्वेलरी डिजाइन करना एक अपने आप में बात है, लेकिन शो को भी, ज्वेलरी शो को किस तरह से डिजाइन किया? मतलब क्या कॉन्सेप्ट आपने सोचा कि ऐसा है कि सन 2000 में एक आवश्यकता महसूस की गई कि जयपुर यूं तो विश्वविख्यात है और यहाँ से हम लोग नगीने बरसों से सदियों से तराशते आए हैं, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन, क्योंकि जयपुर की जब बसावट हुई तब से ये व्यापार जयपुर में है। लेकिन इसकी जो पहचान है, सबसे खूबसूरत बाजार जौहरी बाजार है। जौहरी बाजार है और यहाँ पे नगीने तो तराशे ही जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी भी बनती है। जब गोल्ड कंट्रोल एक्ट हटा उसके बाद से एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्वेलरी यहाँ पे बनने लगी, मुंबई में बनने लगी, उसके बाद जयपुर में बनने लगी। तो ये आवश्यकता महसूस की गई कि क्यों ना एक शो ज्वेलरी का यहाँ पे किया जाए, जिससे कि पूरे देश में, विश्व में हम एक शोकेस कर सके कि जयपुर के पास क्या है, जयपुर के पास किस तरह के जवाहरात हैं जिनको
हम लोग यहाँ तराशते हैं, बनाते हैं, उसकी खूबसूरती को निखारते हैं। तो बहुत ही एक छोटे रूप में इस ऑब्जेक्टिव को लेके जयपुर ज्वेलरी शो की टीम बनी और श्री रश्मिकांत दुर्लभ जी के नेतृत्व में हमने इस काम को आगे बढ़ाया। उनको कुछ एक्सपीरियंस था क्योंकि मुंबई का जो IIGS शो है वो भी उनके नेतृत्व में शुरू हुआ था सन 85 में, और वो काफ़ी आज विश्वविख्यात शो है। और 56 बूथ से हमने जो शुरू किया शो, 11 साल के अंतराल में आज हमारे 500 बूथ का ये शो हो गया है और एक अच्छी वेटिंग लिस्ट भी है और कंपनियां भी आना चाहती हैं, पर जगह की कमी से हम नहीं ले सकते। लेकिन इसका जो फायदा जयपुर को या हमारे प्रदेश को मिला वो ये कि पूरे देश भर में लोग अब 3 महीने पहले से इंतजार करते हैं कि अगर हमको ज्वेलरी खरीदनी है तो अभी रुके, जयपुर में दिसंबर में शो होने वाला है, वहां जाएंगे, वहां खरीद लेंगे। और जो रिटेलर्स भी हैं वो भी इंतजार करते हैं। सर, डज इट मीन कि वी आर फेसिंग ए इंटरनेशनल कंपटीशन? क्योंकि जब जरूरत पड़ी है शो की और जैसा आप कह रहे हैं कि एक शोकेस करने की जरूरत पड़ी, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर एक कंपटीशन फील कर रहे थे, फेस कर रहे थे, उसको कहीं से एडजस्ट करने के लिए उसको तो ये कंपटीशन कभी भी हार्मफुल नहीं होता। No, that's a different competition thing. is always initiative to grow more, get better, कि आप उसके लिए और बेटर करें। पर कंपटीशन सिर्फ ध्येय नहीं था, इट वो ये जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि एक ब्रांड जयपुर का होना जरूरी है। सब जगह अपने अपने हिसाब से हर देश अपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा था, वो सब कर रहा था। तो अगर आप उसी एक रेस में नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो सिर्फ कंपटीशन नहीं था, जबकि ये मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आप जब तक ब्रांड इमेज नहीं बनेगी और दुनिया देखेगी नहीं, तो होता क्या था, जब तक इस तरह से डिस्प्ले नहीं होता था, न तो लोगों को भी आइडिया नहीं है कि लोगों को न तो बाहर न देश में, और आप आश्चर्य करोगे इवन जयपुर में लोगों को अंदाजा नहीं था कि जयपुर में इतनी खूबसूरत ज्वेलरी बनती है जी। वो एक प्लेटफॉर्म था जो हम लोगों के मन में भावना भी यही जयपुर में तो एक ज्यादातर परसेप्शन ये था कि लूज स्टोन्स का एक मार्केट है कि जौहरी बाजार की गलियों में पुड़ियों में जो है पूरा बाजार पूरा बिजनेस हो रहा है। कि उससे पहले हम नगीनों का ही काम किया करते। हाँ, नगीनों का काम। और जब ऑर्गेनाइज सेक्टर में गोल्ड कंट्रोल हटने के बाद से ज्वेलरी बनने लगी तो कंपटीशन की वजह से शो नहीं हुआ। ये शो की जो आवश्यकता महसूस करी गई वो ये कि अब हम लोग उस तरह से तैयार हैं कि हम एक प्रोडक्ट को बनाने लगे हैं। पहले हम लोग कंपोनेंट्स बनाते थे, तो जब प्रोडक्ट पूरा हमारे पास है तो उसको शोकेस किया जाए, और उसी वजह से ये शोकेस होने के लिए जयपुर ज्वेलरी शो तैयार हुआ। आप तो जौहरी हैं बड़े, जो हीरे की परख करते हैं, लेकिन मैंने देखा है, ऐसा सुना भी है कि जो लोग लोअर लेवल पर जो हमारे कारीगर हैं, जिन्हें हुनरमंद लोग जिन्हें कहते हैं, वो असली परख करते हैं हीरे की, लेकिन उस हीरे की परख करने वाले की हीरे को आप नहीं परखते, उसको जो पूरा उसका मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। अगर कोई भी इंडस्ट्री जयपुर में है और उसमें अगर हाईली पेड स्किल्ड लेबर है तो वो इसी इंडस्ट्री में है। नहीं, वो हाईली पेड तो हो सकता है, कोई परचूनी की दुकान के मुकाबले में तो नहीं है, वो हुनर भी तो बहुत फर्क वाला है। नहीं तो हाईली स्किल तो कंपैरेटिव आप मुझे कह रहे हैं, लेकिन मार्केट के कंपैरिजन में इज इट ए हाईली स्किल्ड? नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि मार्केट के कंपैरिजन में अगर और कोई स्किल लेबर है किसी और काम में, मान लीजिए कारपेट में है या ब्रासवेयर में है या हैंडीक्राफ्ट में है, तो एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे। yes. और हमारे जो नगीने तराशने वाले हैं या घड़ाई करने वाले हैं, उनका जो पैकेज है या उन समकक्ष अगर और इंडस्ट्री का पैकेज है तो इसमें आज भी ज्यादा है, और ये करेक्शन तो हमेशा नहीं, आई एग्री, आज भी ज्यादा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आज भी ज्यादा होना और कंपैरेटिवली ज्यादा होना, कि जो हुनरमंद कारीगर आपको 100 रुपए की चीज को लाख रुपए की चीज बना देता है अपने हुनर से, उसको तराश कर, क्योंकि हीरा तो तराशने की चीज है, और जैसे सोनल जी जैसे लोग हैं जो डिजाइन करके उस तराशी हुई चीज को भी खूबसूरत बना देते हैं, तो क्या उस हुनर को उतना वो मिलता है? आपकी बात को ही आगे ले जाऊंगा। आप जो चीज जैसे अभी आपने सोनल जी का लिया, ऐसे ही सिर्फ एक अहम हिस्सा है वो कारीगर, बट सिर्फ वो नहीं है, सिर्फ वो नहीं है, इस तरह के बहुत सारे एड ऑन फैक्टर्स हैं, सर्विसेज हैं
जिसका अपना अपना एक लेवल है और हर जना जब जाके वो पीस ऑफ ज्वेलरी बन रही हाँ, है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि कोई कारीगर को उसका जो, क्योंकि ये तो हमेशा ही कंपैरेटिव रहेगा। यस, आप यूं सोचेंगे तो ये तो हमेशा ही आपके लिए कंपैरेटिव सा होएगा कि नहीं इसको अच्छा मिलता है। हाँ। और ऐसा कभी भी सुनने में भी नहीं आया, ना कभी फीलिंग हुई है कि आप कोई भी कारीगर ये कंप्लेन करे कि मैं उसको कहीं इस तरह के जो उसको उचित होना चाहिए वो नहीं है। जी। ऐसा बहुत रेयर है कि कभी सुनने में आता है, क्योंकि जितनी जरूरत उसकी है उतनी जरूरत इंडस्ट्री हाँ, की भी है। सबकी, दोनों की है। दोनों की ही इक्वली हैंड इन हैंड चलते हैं। और हमेशा से यही रीजन है कि आई थिंक अगर हिस्ट्री में भी जाएंगे तो अगर जहाँ इस तरह का कुछ भी होता कि जो उसको नहीं मिल पा रहा, तो कभी भी व्यापारी में और कारीगर में उस तरह का रिलेशन नहीं होते, जो आपको हार्मनी नहीं होती जो आज ज्वेलरी ट्रेड में है और आज नहीं हमेशा से। सो आई थिंक वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि कभी भी इस तरह की चीज नहीं हुई है कि कोई भी कारीगर को उसके जो भी उचित है उससे कम हो रहा हो। सोनल जी, डिजाइन को लेकर भी क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जयपुर में या राजस्थान में खास तौर से डिजाइन को, टेक्निक को लेकर पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं या उस पर काम हो सकता है? डिजाइन को लेकर जितनी जरूरत है उतना काम मिल रहा है यहाँ पर? मुझे लगता है अब कुछ लास्ट 5 इयर्स से उतना काम मिल रहा है और उतनी सुविधाएं अवेलेबल हैं। अगर कोई सच में मन से कुछ सीखना चाहे तो पूरे देश भर से जयपुर में आके बहुत लोग जूलिया कोर्स कर रहे हैं। मैं काफी इंस्टीट्यूट जाती हूँ तो मुझे ये रियलाइज होने लग गया है कि जयपुर के इनफैक्ट वहाँ पे 20% ही लोग अब सीख रहे हैं, 80% पूरे देश से आके सीख रहे हैं। तो सुविधाएं बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं, वर्ल्ड क्लास लेवल पे अवेलेबल हैं और ग्रोथ फॉर इम्प्रूवमेंट तो हर दिन रहेगा ही रहेगा। पर आई थिंक वी आर इन एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सर, ऐसा तो नहीं है कि जितना काम हमारे यहाँ पर हो रहा है, क्या कारीगर की बात छोड़ते हैं, लेकिन हमारे जो लोग इस ट्रेड में हैं उनको भी उतनी हिस्सेदारी मिल रही है, या जो इंटरनेशनल मार्केट है वो हमें कैप्चर करता जा रहा है, वो इस पूरी मार्केट की जो ताकत है उसको समझ रहा है और वो ज्यादा कैप्चर कर रहा है? देखिए, इसमें जैसे दो बातें सरोस्की जैसे हैं, द बेयर्स जैसे हैं, बहुत सारी बड़ी कंपनी आप ज्यादा जानते हैं। मैं इसमें दो बातें खरीदने लायक भी आदमी नहीं हूँ कि हमारे पास स्किल तो है, यस, हुनर भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है। हम जो चीज लैक करते हैं वो ये है कि हमारे पास खुद की माइनिंग नहीं है। यस, चाहे हीरा हो, चाहे रंगीन रत्न हो या सोना हो, ये सबकी माइनिंग जो है, जो खनन होता है वो विदेशों में होता है। और शुरू में हमें इसका जो रॉ मटेरियल है वो बहुत मात्रा में मिल जाया करता था क्योंकि वो देश इन चीजों में पारंगत नहीं थे। और हर कंट्री की अब ये इच्छा है कि उनके यहाँ अगर कोई चीज का खनन हो रहा है तो उन्हीं के लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और वहीं के लोगों को रोजगार मिले। तो वो जहां तक हो सकता है ये कोशिश करते हैं कि उनके देश में ही वो करें। लेकिन फिर भी अभी आज हमारा हीरे का अगर देखें तो 90%, जैसा आपने भी अभी बताया, या 12 में से 11 हीरे हमारे देश में तराशे जाते हैं। जबकि मैं इसके आगे कहूंगा कि 15 हीरे जो वर्ल्ड में कहीं भी बिकते हैं उसमें से 14 भारतवर्ष में तराशे जाते हैं। लेकिन ये फिगर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा आगे चल के। वही रंगीन रत्नों में है कि जैसे अफ्रीकी देश है या ब्राजील है, लैटिन अमेरिकन देश है जहां से खड़ा आती है, वो लोग भी अब इसमें आगे आ रहे हैं, चाइना आगे आ रहा है। इसीलिए इसका जो फर्दर स्टेप है वैल्यू एडिशन है, वहीं हमको डिजाइन की जरूरत है, वहां हमें ज्वेलरी की जरूरत है। तो नगीनों से इसलिए हम लोग फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ गए हैं और हमें तभी हमारी इंडस्ट्री को सोनल जैसे लोगों की जरूरत है जो उसमें डिजाइन भरे और वैल्यू एडिशन भरे। चलिए, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। हीरा है तुम्हारे लिए, इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा जारी रखेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ और जो परख सकते हैं असली हीरे को। अब हमारे साथ बने रहिए। इजहारे इश्क के बिजनेस के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। फिर से हमारे साथ बने हुए हैं खास मेहमान। सर, ये जो बात हो रही थी, अभी आप बात कर रहे हैं कि हम जो इंटरनेशनल कंपटीशन की बात कर रहे हैं, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि 15 में से 14
हीरे जो है यहाँ पॉलिश हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और हो रही थी कि जो हम लोग काम कर रहे थे, खासतौर से जयपुर में मैंने देखा था पहले सेमी प्रेशियस स्टोन्स का, तो अभी तक हम लोग मैनुअल काम कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़े हैं? खासतौर से जिस तरह से जयपुर से सूरत भी जितना बिजनेस ट्रांसफर हुआ और इंटरनेशनल लेवल पर जो हो रहा है, उसके बाद हम मार्केट के इंटरनेशनल मार्केट की कंपटीशन की बात करेंगे। नहीं, देखिए, सूरत और जयपुर का बिल्कुल अलग अलग व्यापार है। वो डायमंड के लिए, सूरत डायमंड के लिए है, जयपुर कलर्ड स्टोन के लिए है। अब कलर्ड स्टोन में प्रेशर सेमी प्रेशर जो भी सो कॉल्ड हैं उस तरह से होता है। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, तो पिछले 10 वर्षों में हमारा जो कटिंग और पॉलिश है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और रिसर्च फिर भी चल रही है। और हम नए से नई जो टेक्निक है, नए जो पॉलिश एजेंट्स हैं, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। डायमंड पाउडर जिस तरह के आते हैं, तो वो एक निरंतर प्रयास हो रहा है। और अभी हमारी जो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी है, वहाँ पर क्लासेस जो कट स्टोन्स की चलती हैं, वहाँ पर भी नई नई कट्स और नए नए, हाँ, वो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो रहा है। लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल ब्रांड्स के जो आउटलेट्स यहाँ पर खुल रहे हैं, उसकी क्या वजह आपको लग रही है कि वो मार्केट को देख कर रहे हैं, उससे कंपटीशन हम फील कर रहे हैं, उससे कोई नुकसान हमें होने वाला है? इंडिया सबसे ल्यूक्रेटिव कंज्यूमर मार्केट है वर्ल्ड में, और धीरे धीरे ये सब लोग समझ गए हैं कि इंडिया का कंज्यूमर बेस बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक ये बहुत नॉर्मल चीज है कि जो जना को जहाँ आपको मार्केट दिखता है, जिस तरह से हम लोग दूसरे देशों में जाते हैं, उसी तरह से दूसरे देश वाले यहाँ आके कर रहे हैं। तो वो एक चीज अलग है। पर इंडिया का शेयर अभी तक फॉर्चुनेटली आई थिंक कि जो इंडिया में ज्वेलरी इंडिया में स्पेशलाइज्ड है और जो इंडियन टेस्ट है, उस वाली चीज में अभी हमको कंपटीशन की वजह से अपना शेयर कम हो रहा हो, ऐसा कोई आभास है नहीं। वो अपने आप में इंडियन कस्टमर लाइन आज भी स्ट्रांग है, और शायद यही रीजन था कि आप देखो निरंतर ग्रोथ हो रही है, पूरा डिजाइनिंग और हर चीज बेटर होती जा रही है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। और आई थिंक मोर और लेस इंडिया का शेयर ज्वेलरी में, जो इंडिया का पहले शेयर होता था वर्ल्ड ज्वेलरी मार्केट में, उससे इंडिया का शेयर निरंतर बढ़ ही रहा है। उसके अभी एक जो चेंज आया है कि गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी जो होती थी उसकी बजाय प्लेटिनम में भी आने लगा है, इसका क्या बदलाव की वजह देख रहे हैं? क्योंकि और महंगी हो रही है ज्वेलरी उस हिसाब से। तो नहीं, प्लेटिनम सोना तो ऑलमोस्ट बराबर से है, तो महंगी नहीं है। पर ज्वेलरी की एक खासियत हमेशा रही है, हर जने को कुछ नया चाहिए, और कुछ नया एक इतना बड़ा फैक्टर है जिसमें वो भले ही वो हीरा है या गोल्ड से लेके कुछ प्राइस पॉइंट है, कुछ यंगर जनरेशन अब खुद आउटगोइंग हो गई है, दे हैव बिकम स्पेंड थ्रिफ्ट, तो वो लोग सिल्वर में भी हैं क्योंकि उनको सिल्वर पसंद आने लगा है। सिर्फ वैल्यू के हिसाब से नहीं, एज फैशन ज्वेलरी। और यही नहीं, आजकल तो अब वुडन, ब्रास, ये सब भी बहुत चलने लगी, एक्सपेरिमेंटल बहुत। और यंग जनरेशन एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस हो गया है। पहले बीच में नहीं था, पहले नहीं था, अवॉइड करती थी ज्वेलरी को। कंज्यूमर यंगर जनरेशन इतने नहीं थे कि खुद जाके ले ले। अब आजकल है जो हर जनरेशन है वो अपने बच्चे अपने पॉकेट मनी से बचा के एक छोटी सी चीज ज्वेलरी के लिए रेंज भी बहुत बढ़ गई। हाँ, और इसी वजह से ये डिफरेंट ज्वेलरी चलने लगी। सुनल, जब हम डिजाइन की बात करते हैं तो एक तो हिंदुस्तान का फायदा यह है कि कल्चरली हम लोग ज्वेलरी के लिए ट्रेडिशन पर, तो डिजाइन करते वक्त हम किस बात का खास तौर से ध्यान रखते हैं? कल्चर का, ट्रेडिशन का, या फैशन का? आई थिंक तीनों ही चीजों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर इंडियन मिक्स एंड मैच या तीनों का अलग अलग का कल्चर, इसलिए अगर आप इंडियन मार्केट के लिए कर रहे हो तो इंडियन कल्चर के हिसाब से करना पड़ेगा, अगर इंटरनेशनल मार्केट के कर रहे हैं तो वहाँ के कल्चर के हिसाब से करना पड़ेगा। सो तीनों ही चीज़ों का बैलेंस साथ में चलाना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज वो पर्टिकुलर मार्केट के लिए ज्वेलरी प्रैक्टिकल नहीं हो साबित होगी। तो आई थिंक तीनों ही बराबर वेटेज रखते हैं। सर, ऐसा क्यों है कि रिसेशन रहे, गरीबी रहे, हिंदुस्तान को आमतौर पर गरीब देश के तौर पर हम लोग देखते हैं, या एक मिडिल इनकम ग्रुप का भी देखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ज्वेलरी का शौक, मतलब आदमी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है लेकिन फिर भी ज्वेलरी तो खरीद ही लेते हैं। और आपने इतने सारे फेस्टिवल आजकल कर दिए कि करवा चौथ पे नहीं खरीदेंगे तो नाराज हो जाएंगे, फिर दिवाली पर नहीं खरीदेंगे तो फिर अक्षय तृतीया पर नहीं खरीदेंगे। कितने डेज आपने बना दिए? ये बात सही है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है और नए नए मार्केटिंग, हस्बैंड्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं आपकी इंडस्ट्री, नए मार्केटिंग के तरीके लोग निकालते हैं। बात यह है कि आज कंपटीशन बढ़ रहा है, और पहले खाली ज्वेलरी हुआ करती थी, आज आदमी के जेब में अगर पैसे हैं तो बहुत सारे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं।
मोबाइल फोन्स हैं, आजकल महंगे कपड़े हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इस सब में सबसे ज्यादा सेफ अगर कोई कमोडिटी है तो वो फिर भी ज्वेलरी है, क्योंकि ज्वेलरी आज आप एक 30,000 या 50,000 रुपए का एक मोबाइल फोन खरीदते हैं तो उसका तो लाइफ भी नहीं, और आप उसको 6 महीने बाद बेचने डिस्कार्ड जाएंगे। करना चाहें तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, आधी मिल जाएगी, आधी से भी कम मिलेगी। लेकिन ज्वेलरी ऐसी चीज है, आप रोज तो फैशन को एंजॉय करें और उसके बाद भी उसकी वैल्यू पूरी की पूरी है। और जिस हिसाब से गोल्ड की प्राइजेस पिछले दशकों में जो बढ़ी है, तो जिसने जितने में भी खरीदा है उससे ज्यादा वैल्यू है और फैशन फ्री में एंजॉय किया है। जी। इसको आप तो इसलिए सिक्योरिटी और ये- इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखते हैं, क्योंकि बड़े ज्यादातर रूप में। लोग पहले गोल्ड तो हम लोग इन्वेस्टमेंट के तौर Traditionally अपने पर, इंडिया सिक्योरिटी के में तौर पर इंडिया में ट्रेडिशनली ज्वेलरी को या फैमिली जो है वो सिक्योर फील करती है, सिक्योर जितनी- फील करती है। शायद और शादियों में भी इसलिए दिया जाता है कि चलो एक सिक्योर। नहीं, और सिक्योरिटी भी है और साथ में ये भी है कि कभी जरूरत के टाइम बहुत इजीली उसको सेल ऑफ कर सकते हैं, उसको वापस कैश कर सकते हैं। शायद दूसरी और चीज इतनी इजी नहीं है कि जिसको कि अगर कभी जरूरत के टाइम कभी आप उसको वापस कैश कर सकते हो या बेच सकते हो। लेकिन सोनल, डिजाइन के नाम पर तो वो और महंगा हो गया, पहले वो महंगा बेच रहे हैं सामान। मेरे जैसे लोग तो देखकर भी बहुत हिम्मत नहीं कर पाते देखने की भी, फिर आपका डिजाइनर का जब टच आ जाएगा उसमें तो वो चीज तो और कई दाम बढ़ जाते हैं, तो क्या वो और ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाता? नहीं, ये एक्चुअली मेरे को लगता है कोई तरह की गलत फहमी है कि डिजाइनर ज्वेलरी है इसलिए महंगी है। डिजाइनर काम उसको महंगा बनाना नहीं है, उसको उस राइट प्राइस पॉइंट में उसमें इनोवेशन और क्रिएटिविटी डालना है। जी। एक आजकल मैं ऐड देख रहा था अमिताभ बच्चन साहब का, वो कह रहे थे कि ज्वेलरी के अलावा सब प्रोडक्ट्स पे प्राइस होती है, प्राइस टैग होता है, प्राइस पॉइंट की बात आई इसलिए मुझे याद आ गया। क्यों नहीं होती सर ऐसा? कब नहीं होता? नहीं मतलब जब हम ज्वेलरी शॉप पर जाएंगे तो Jewelry वहां shop- पर उसका वेट लिखा हुआ होगा, डायमंड का वेट है, गोल्ड का वेट है, टोटल वेट लिखा हुआ है, लेकिन उसकी प्राइस नहीं लिखी होगी। फिर उस दिन आप कहेंगे आज का भाव यह है, फिर उसमें मेकिंग चार्जेस ये हैं, मेकिंग चार्जेस राजीव जी के यहाँ पर 300 रुपए है, विजय जी के यहाँ पे 500 रुपए है, सोनल जी की शॉप है तो वो 1000 रुपए है। इट्स लाइक दैट। मैं आपको बताऊं, गोल्ड की प्राइस आती है यस। और गोल्ड की प्राइस रोज फ्लक्चुएट होती है। अब आप एक गोल्ड ज्वेलरी को एक कपड़ों से तुलना करें तो कॉटन की भी प्राइस रोज ऊपर नीचे होती है, लेकिन उन्होंने एक एमआरपी कर दी। यस। उस एमआरपी पे कितना मार्जिन है ये कभी मालूम नहीं पड़ता, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी जब आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको पता है कि गोल्ड की चलिए। बेसिक प्राइस ये है, उसके बाद लेबर किसी ने 300 लिए तो किसी ने 200। वो एक टेलर का भी फर्क होता है, हर टेलर कैसा बना रहा है वो फर्क है। वर्कमैनशिप ठीक है, आपके पास लॉजिक सेफेस्ट, ओके, मैं वही कहना स्टिल चाहता द सेफेस्ट। हूँ, स्टिल द सेफेस्ट। स्टिल द सेफ है। चलिए, तो आप कभी भी शर्ट लेने जाओगे उससे ये नहीं पूछोगे कि शर्ट में कॉटन कितने का लगा है, इसकी लेबर ठीक है। कितने की है। एक ज्वेलर से जरूर पूछ लोगे आप इजीली। ठीक है सर, मेरे लिए तो शर्ट भी ज्वेलरी जैसी है आज का। डिजाइनर से भी पूछ लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इसमें आए, और हम चाहते हैं कि आपका जो शो है वो बहुत खूबसूरत हो, बहुत कामयाब हो। चलते चलते फिल्मों में भी एक 9 लखा गीत की बात होती है, तो देखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।